मतलब जो ये कैंटिलीवर, सॉरी, सिंपली सपोर्टेड बीम है, वो डायरेक्टली क्या कर दिया है, वर्टिकल रिएक्शन दिया है, कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्सियल लोडिंग का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे कोई फर्क नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसलिए हम लोग हमेशा जो जब शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है वो सब करने का। समेशन ऑफ एफ एच शुड बी इक्वल टू 0। और क्या कर लोगे उससे? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल के क्या करोगे? आपको जो भी निकालना है, क्यों, मतलब वर्टिकल अनबैलेंस निकालना है, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ ये दिखाया है। ओके जी। तो मान लो यहाँ पर रिएक्शन R1 है, R1 है, ये रिएक्शन R2 है, और लोडिंग जो है यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर है जो लोडिंग है, ये है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और स्पैन लेंथ है आपका जो भी है, ये यहाँ पर 5 मीटर, ये यहाँ पर 5 मीटर, और यहाँ पर ये 4 मीटर, ठीक है जी। ओके, चलिए अब इसको हम लोग, इसको मैं क्या करूं, कैसे इसको समझाऊं? एक काम करते हैं, जैसा आप लोगों ने सीखा है, जो आपको जो डिटेल मेथड में, क्योंकि वो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और फिर भी मैं क्या करूँगा, उसको विजुअली मैं बता दूंगा, एक्सप्रेशन ये आएगा ये आएगा, बाकी आप लोग को कैलकुलेट करना है, बाकी आपको सीट में भी उसी तरीके से करना। लेकिन मुझे कुछ और तरीका, क्या कुछ और तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपके सामने विजुअली सॉल्व करने का, मतलब डायरेक्टली सॉल्व करने का, ताकि आप देखेंगे कि भाई किस तरीके का जो आपके टीचर हैं किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विजुअली बनाने के लिए चीज़ों को सोचना पड़ता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो ऐसा ये बनेगा। ये डायग्राम बिल्कुल साफ मैं बनाना चाह रहा हूँ, ताकि जो डायग्राम बने उसमें बहुत सारा चीज हम लोग स्टडी कर पाए। एक और रखते हैं, ठीक है। इतना क्यों बनाया ये समझाता हूँ मैं अभी। चौक, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने इतना सारा क्यों बना दिया, ये तो होगा आपका भाई लोडिंग डायग्राम, जो आपका लोड एक्चुअली लग रहा है। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन देख लूँ, सही है। 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, और ये है 30 किलोमीटर, ठीक है। और ये हुआ, इसको हम बोल रहे हैं लोडिंग डायग्राम, ठीक है। और ये जो यहाँ बनाएंगे हम लोग, ये बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पर बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पर जो बनाएंगे वो होगा इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व क्या होता है? जो आपका बीम है, बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा, जो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप, वो कैसा होगा, वही होगा आपका इलास्टिक कर्व, ठीक है जी। उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको तो करना ही है। हाँ, शॉर्टकट के लिए तो ठीक है, शॉर्टकट तो आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो आपका पार्ट होगा बाद का।
सबसे पहला तो आपका जो अध्ययन स्टार्ट हो रहा है, अध्ययन होता है बेटा बिल्कुल जीरो से, एक एक चीज को समझते हुए, यहाँ दिमाग को चलाते हुए वो अध्ययन, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग करोगे, एक एक सेक्शन पे, एक एक जो पोर्शन है वहां पर सेक्शन लोगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, मतलब हर पोर्शन के लिए एक से एक सेक्शन लेके आप बढ़ोगे आगे। क्यों जरूरी है हर एक सेक्शन के लिए पोर्शन लेना, मतलब हर एक पोर्शन के लिए सेक्शन लेना एक्स्ट्रा? क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्शन में चीज़ों को आप एक्स्ट्रापोलेट करते हो अकॉर्डिंग टू दैट एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन। ठीक है, ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो करोगे तो ठीक है। और वो आपके सीट में भी उस तरीके से किया गया है। देखो आप जब देखोगे तो आपका कैसे आएगा, समझो इस चीज को। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, रिएक्शन फाइंड आउट कर देते हैं। तो रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सबसे पहले बात ये आपका क्या है, आप जरा ध्यान से देखो, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। आपको शुरुआत में ही जब मैंने बताया था कि जो बीम होता है, बीम को ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट्स, beams can be classified into two categories, एक statically determinate structure और दूसरा statically indeterminate structure। अब जरा देख के बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मतलब ये ओवरहैंगिंग बीम देख रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम के बियॉन्ड मैंने एक्सटेंड कर दिया है, तो ये ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर है। ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर किस में आ रहा था? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? इन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो रिएक्टिव फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अलोन। वी डोंट नीड सम एक्स्ट्रा इक्वेशंस, मतलब हमें अलग इक्वेशन और फर्दर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट है उस रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? तो सबसे पहला, और जानते हो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैंने बताया था जो मॉड्यूल 1 के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि पहले बोला था कि समेशन ऑफ ऑल दी जो भी है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो फोर्स का ये वो सेम होगा, समेशन जीरो होगा, और एक्स एक्सिस का अबाउट, वाई एक्सिस का अबाउट, जेड एक्सिस का अबाउट जो रोटेशन होगा वो भी सेम होगा। हाँ, यहाँ हमारा काम चल जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, और किसी एक के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, हाँ, तो उससे हमारा दोनों रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन आप लिख लो, R1 ऊपर की ओर, R2 ऊपर की ओर। तो हम लिखना चाह रहे हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया? 20 किलो न्यूटन पर न्यूटन, मतलब 20-25-100 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड लग रहा है, और ये 30 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। टोटल लोड कितना लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? 130, 20-25-100 प्लस 30, 100 प्लस 30 130, मतलब R1 प्लस R2 कितना हुआ आपका? 130। पहला इक्वेशन R1 प्लस R2, बाकी वो सब 130। कैसे, इसके बारे में डिटेल में लिखा है, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20 × 5 + 30 आपको शो करना पड़ेगा। दैट इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन 2 क्या करो, एक काम करते हैं, मोमेंट क्या होता है भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक काम करो, जैसे हमारा दो अननोन है R1 R2, एक काम करते हैं मोमेंट अबाउट R1 ले लेते हैं, तो क्या होगा? R1 का मोमेंट ए के अबाउट क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि R1 इंटू सेम पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट से R1 की दूरी क्या है? जीरो। तो मोमेंट क्या हो जाएगा? R1 का जीरो। तो इक्वेशन जो मेरा मिलेगा उसमें सिर्फ R2 आएगा। R2 का सिर्फ एक अननोन, एक इक्वेशन, आपका R2 फाइंड आउट हो जाएगा। जब R2 फाइंड आउट हो जाएगा तो आराम से इक्वेशन 1 से आप R1 कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, जो भी है मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, एक काम करो, इधर से बढ़ो और
सेम आप कोई भी यहाँ कर रहे हो ना, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज कर रहे हो, आप शियर फोर्स नहीं कर रहे हो, आप जैसे भी डायरेक्शन लो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो ये फोर्स है ये घुमा रहा है, इस बीम को यहाँ फिक्स कर दो, मान लो इस बीम को कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो एक काम करो, सारे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, ठीक है जी। तो पहला लिखो, ये लोड का मोमेंट क्या हो जाएगा, उसके बाद 30 गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5 10 14, 30 गुना 14। तो पहला हो गया, हम लिख रहे हैं, हाँ, तो 30 गुना 14 प्लस इसलिए लिखा है कि मान लो क्लॉकवाइज को मैंने प्लस ले लिया। दूसरा क्या होगा, R2 का इसके अबाउट क्या होगा, R2 गुना 5 10, तो और वो माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस R2 गुना 10। क्लियर है। अब जब बात आ जाएगी इसकी, तो इसकी क्या होगी, ये इसको प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज, इसको प्लस, क्योंकि इसको आपने प्लस लिया था, इसको भी आपको प्लस लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20 25 100, 100 का लोड कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे। यहां से सेंटर से इसकी दूरी कितनी हुई, 2.5, तो 100 गुना 2.5 बट प्लस 100 गुना 2.5, दैट शुड इक्वल बी 0। क्लियर है। तो और यहां से निकाल लो R2, R2 क्या हो जाएगा भाई, R2 हो जाएगा 30 गुना 14 प्लस 100 गुना 2.5 डिवाइडेड 10, ठीक है, ओके। 14 तिया 42, 420 प्लस 2.5 कितना होगा, 250। एक मिनट मैं कैलकुलेटर सही कर लूं, क्यों मैं इतना दिमाग लगाऊं, हटाओ इसको। यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, उसके बाद ही आप जो भी आप लॉन्ग कट अपनाओ या शॉर्टकट अपनाओ, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 14 इतना प्लस 100 गुना 2.5 इतना डिवाइडेड 10, तो ये भाई आया आपका 67, ओके, ठीक है। तो ये हुआ आपका 67 किलो न्यूटन, ठीक है। R2 जब इसको आप बैठा दो इस पे, तो R1 निकल जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, 130 माइनस 67, तो 130 माइनस आंसर 63, ओके। तो आपका निकल गया, यहीं पे लिख देता हूं भाई, तो उसको साफ कर देंगे, ओके। तो R1 आया आपका 63 किलो न्यूटन, और R2 आपका आया 67 किलो न्यूटन। ये काम तो आपको करना ही है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इतना काम सब, ये तो जैसे ही आपका लोडिंग आया, सबसे पहला स्टेप तो आपको ये कर लेना है कि भाई जो भी रिएक्शंस है वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब डिपेंड करता है कि वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, आगे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का ये मॉड्यूल शुरुआत है, इस पे फुल स्टॉप मैं लगाऊंगा जिस दिन मैं डिफ्लेक्शन खत्म करूंगा, ठीक है। तब तक बहुत सारे डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट और भी बहुत सारे तरह टाइप के लोडिंग्स आएंगे, और उसको हम लोग देखते जाएंगे कैसे कैसे होगा। अच्छा देखो, मैं एक फर्स्ट ये में मैं 2 मिनट में बता दूं कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। आपको तो करना ही है, आप सॉल्यूशन मत देखने लग जाना, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको अपने हाथ से करके देखना है। ये सबसे पहला आप काम क्या करोगे, यहाँ पर एक सेक्शन लोगे, यहाँ पर आप सेक्शन लोगे, कहाँ से, यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे सेक्शन लोगे। उसके बाद फिर वही सेम चीज आपको लिखना है, क्या, समेशन ऑफ वर्टिकल VAB इज इक्वल टू समेशन ऑफ FY फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो VAB क्या हो गया, देखो सिंपल सा, नीचे से जा रहा है प्लस 63 प्लस हो गया, ठीक है, हाँ, इस सेक्शन यहाँ से तो प्लस 63, और ऊपर से लोडिंग आ रहा है वो माइनस होगा। अब तो यहाँ कितना लोड हो गया, W इंटू एक्स, तो 63 शेयर फोर्स कर रहा है ना, तो प्लस 63 माइनस 20x, ठीक है। जब आप पुट करोगे वैल्यू तो आपको अच्छा, मैं बेंडिंग मोमेंट का भी एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ यहीं पे। यहाँ पर ये सेक्शन का अबाउट क्या होगा, 60 प्लस, चूंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो 63x माइनस 20x इंटू एक्स बाई 2, 20x स्क्वायर बाई 2, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको शियर फोर्स निकल जाएगा उस एक्सप्रेशन में, ए का वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट करो, VA निकल जाएगा, एक x का वैल्यू 5 पुट करो तो VB निकल जाएगा। सिमिलरली मोमेंट के लिए आपको निकाल लोगे। ठीक है जी। अच्छा हाँ, यहाँ पर ध्यान देना एक चीज और, कि जो आपका एक्सप्रेशन जो शियर फोर्स के लिए निकला इस सेक्शन के लिए क्या निकला था, +63 - 20x, ये निकला था ना। आपको वो आप देखोगे कि यहाँ पर जो शियर फोर्स कितना आ रहा है 63, यहाँ पर जो आ रहा है कुछ नेगेटिव में आएगा। जिस तरह का लोडिंग है 20 25 100 63 + 63 - 100 करीब जो भी आएगा 37 आएगा क्या, हाँ तो -37। इससे क्या हुआ कि +63 शियर फोर्स डायग्राम देखो, +60, ये चीज सोचना है आपको, इस तरीके से सोचना है कि 63 किलो न्यूटन का यहाँ पर लग रहा है ए पॉइंट पे प्लस में, यहाँ पर आते आते वो -37 पे आ रहा है। मतलब कुछ इस तरीके का लोडिंग होने वाला है, मतलब शियर फोर्स डायग्राम को क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये यूडियल लोडिंग है, यूडियल है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा, +67 से -37 जा रहा है। ये मतलब कि कहीं ना कहीं हो जाएगा ये शियर फोर्स डायग्राम के ये जीरो सेक्शन को क्रॉस करेगा। इतना दिमाग में आपको सोचना है। अब ये इस तरह का सोचोगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। ये 0 होगा, इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जहां पर शियर फोर्स 0 होता है, आपको क्या पता बताया था अभी कुछ देर पहले, जहां पर शियर फोर्स का वो 0, जहां पर यहाँ पर शियर फोर्स 0 है ना, तो भी आप इक्वेशन आपने क्या देखा, V = dm/dx, देखा ना। अब सोचो इस तरीके से जैसा मैं सोच रहा हूँ, V यहाँ पर 0 है, V = dm/dx होता है, मतलब dm/dx मोमेंट वाला, dm/dx क्या होता है, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप, वहां पर 0, मतलब यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आप मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे, वो मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा, +63 × x - 20x² 2। ठीक है, तो वहां पर ये x का डिस्टेंस पुट करोगे तभी तो आपको वहां ये मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो x तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना ही है। वो x कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये जो इस सेक्शन के लिए जो आपने शियर फोर्स डायग्राम का एक्सप्रेशन लिखा, दैट इज 63 - 20x, जो जनरल इक्वेशन था शियर फोर्स डायग्राम यहाँ के लिए, तो उसको अगर चूंकि यहाँ 0 हो रहा है तो उसको आप 0 पुट करोगे तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, 63 = 20x, तो x = क्या होगा, 63/20, मतलब ये कितना हो गया भाई, एक मिनट, 63 / 20, तो ये आएगा 3.15। इसका और भी तरीका है, मैं बताऊंगा, जो बोल रहा हूं मैं सॉल्व करूंगा दूसरे तरीके से, लेकिन अभी मैं कर दे रहा हूं दूसरे तरीके से, 3.15। और एक तरीका से हम लोग करेंगे 3.15, ये निकल गया 3.15, जहां पर x = 3.15, यहां पर शियर फोर्स डायग्राम जाके 0 होगा। ठीक है, तो ये जहां पर 0 होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहां पर स्लोप ये होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पर जो इक्वेशन आपने क्या कैलकुलेट किया, 63 + 63x -20x² 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये क्या हुआ, MAB, तो ये इसी का पार्ट है। तो x = 3.15 आप पुट करो, 63 × 1.5 -20 × 3.5 का होल स्क्वायर / 2, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा मैक्सिमम। क्लियर है, ये सेक्शन आपका क्लियर, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, और इसी से ड्रॉ हो जाएगा इलास्टिक कर्व। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेक्शन कैसे लोगे, यहाँ पर मान लो ये इसका काम सॉरी, यहाँ पर आप सेक्शन लोगे, यहां से इस तरीके से एक सेक्शन ले लिया। अब क्या करोगे, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अनबैलेंस फ्रॉम द लेफ्ट अप टू दैट एक्सट्रापोलेटेड सेक्शन, तो क्या हो जाएगा, VBC आप लिखोगे, वो क्या लिखोगे, +63 - 100, 63 - 100 -37, और जो भी वैल्यू आएगा वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, -63 प्लस जो यहाँ माइनस जो भी आया 37 समथिंग आएगा ना, 100 - 63 के 37 होता है क्या, हाँ, तो -37 -37 -37, क्लियर। ठीक है, फिर
यहाँ पर निकालो। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट पे आप कैलकुलेट कर दोगे, क्या होगा 63 इंटू एक्स प्लस में होगा प्लस 63 इंटू एक्स, फिर हो जाएगा इस लोडिंग की वजह से वो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 20 25 100 कहाँ पे लग रहा है सेंटर में, तो 100 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल x माइनस 2.5। क्लियर है जी। तो इसके लिए अभी मैंने बता दिया, जो भी x का वैल्यू पुट करोगे x इक्वल टू 5 तो यहाँ निकलेगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों, x इक्वल टू 5 5 10 पुट करोगे तो यहाँ निकल जाएगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों। ठीक है। कुछ चालाक बच्चे हैं यहाँ पर क्या करेंगे, अचानक से राइट से लेफ्ट ले लेंगे, क्योंकि इनको इतना कैलकुलेशन से मिस्टेक ये बच जाएगा। ठीक है। वो क्या कर लेगा कि फॉर सेक्शन CD मतलब DC, फॉर सेक्शन DC आवर कैलकुलेशन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो वो क्या कर देंगे, यहाँ पर सेक्शन ले लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से का सेक्शन, ऐसे सेक्शन ले लेंगे। हाँ, जो चालाक होंगे, जो प्रैक्टिस ज्यादा किए रहेंगे, वो यहाँ से सेक्शन ले लेंगे और x यहाँ से यहाँ लेंगे। फिर इसका यहाँ पर शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, जो भी होगा 30 या वो जैसे भी करके, फिर मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, हाँ ये ऊपर से नीचे की ओर मतलब प्लस, क्या राइट टू लेफ्ट है बेटा, तो ऊपर से नीचे की ओर प्लस, तो 30 इंटू एक्स वो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। इस पर तो हम लोग आएंगे बाद में, हम लोग फिलहाल इधर सही चलते हैं। यहाँ पर एक्स सेक्शन ले लोगे 63, यहाँ से x डिस्टेंस है 63 इंटू एक्स माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 2.5। ठीक है। प्लस 67 इंटू एक्स माइनस 10, ये एक्सप्रेशन होगा इस सेक्शन के लिए। वहां जब आप x इक्वल टू 10 पुट करोगे तो यहाँ का मिलेगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों, और x इक्वल टू 14 पुट करोगे तो यहाँ का निकल जाएगा। अगर आप कैचअप नहीं कर पा रहे हो तो आपको करना पड़ेगा मेहनत, यही एक तरीका है। हाँ, अब या फिर सीधे आप वो कर दो कि सर तो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको एक एक चीज़ करके कैलकुलेट करके लास्ट 2 लेक्चर में बताया है। ठीक है, बिल्कुल बच्चे के माफिक। और ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो वाला जो मैंने बताया, जो कि यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए डिटेल में जो मैंने किया सेम चीज़ का सॉल्यूशन उसी मेथड से आपको मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आता हूं वो बच्चे जो पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वहां पर भी क्या होता है, अब जब देखोगे, एक मिनट, जो क्वेश्चंस, जो सेम टाइप का क्वेश्चन कितना मार्क्स में पूछा गया वो मैं देख लेता हूँ इसमें। IAS 2019 में सेम क्वेश्चन मैं बता दूंगा वो क्वेश्चन, है ना, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ, ये 20 नंबर में पूछा गया। अब क्या वो शॉर्टकट मेथड आप यूज़ करोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। जिस चीज़ को मैं वर्बली कर पा रहा हूँ उस चीज़ को तो आपको फ्लैग से लिखना पड़ेगा, ताकि 20 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। ठीक है। सेम एक मैं देखूँ भाई, और एक क्वेश्चन इसका मार्क्स नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये IAS 2001 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। डेटा दे रखा है ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, और ये दे रखा है 2 मीटर। ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन वही है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है जो 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये दे रखा है 20 किलो न्यूटन। ठीक है, आप देख लो, ये सेम एग्जैक्टली ये क्वेश्चन को डेटा चेंज किया हुआ है। ये कैसे, कितना आसानी से बन रहा है। ठीक है। लेकिन ये आसानी से तब बन रहा है जब मैंने इतना प्रैक्टिस किया है। मैं चाहता हूं कि आप भी इतना प्रैक्टिस करो कि इस तरह से विजुअली आप एक्सप्रेशन लिख पाओ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पता ही नहीं चलता है कि भाई कभी कोई ऐसे घुमा रहा है, विजुलाइज कर रहा है क्लॉकवाइज, सैगिंग, हॉगिंग, ये वो, ये भैया कुछ नहीं, इतना सिंपल मैंने बताया आपको। साइन कन्वेंशन, नीचे से ऊपर प्लस ऊपर से नीचे डाउन, जब बस शियर फोर्स के केस में जब राइट टू लेफ्ट आप जाओगे तो उस समय कान खड़ा कर लेना और अपना कन्वेंशन को उल्टा कर लेना। बाकी बेंडिंग मोमेंट में किधर से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है भाई? ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया क्या शुरुआत में? ओके, सही है, तो वो ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। भाई सिंपल सा बात है, यहाँ पे कितना होगा इस पॉइंट पे, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर तो किसी भी हालत में ये 63 ही होगा।
ठीक है ना, +63 इतना ही होगा। ठीक है, अब यही लोड रिड्यूस होते 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 ये आएगा, मतलब जो 63 प्लस की और ऊपर डायरेक्शन में किलो न्यूटन लिख दोगे आप। ये तो बोलोगे आप लोग कि सर क्या लिखते, ये 63 किलो न्यूटन प्लस की ओर लग रहा है, यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, ये 20 25 100 न्यूटन माइनस हो जा रहा है, तो मतलब +63 -100 कितना होगा भाई, 63 -100 ये आएगा -37। समझ रहे हो ना, यहाँ पर 63 ऊपर की ओर लगा, यहाँ से यहाँ तक के स्पैन में क्या हो रहा है, 20 25 100 किलो न्यूटन का लोड उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया, तो यही सी बात है, यहाँ पर जो आएगा वो कितना होगा, हाँ यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा -37। 100 मतलब 63 -100 -37 किलो न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, जो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इससे हमको पता है कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, शियर फोर्स तो भाई मेरा ट्रायंगुलर ही बनेगा, तो ठीक है ट्रायंगुलर ही बनेगा, तो हम लोग बना देते हैं ना भाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कोई लोडिंग नहीं है इस बीच में, मतलब जो 67 किलो न्यूटन का लोड है ये, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेट वर्टिकल अनबैलेंस होता है कहीं पर यहाँ पर, तो यहाँ तक में टोटल देखते हैं किधर से कितना आ रहा है, -37 आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे -37 ही रहेगा अब तो यहाँ। ठीक है, तो अब तक कितना है -37, अब इसमें सीधे जुड़ जाएगा +67 जो नीचे से। ठीक है, तो -37 +67 ये आ जाएगा 30 भाई, +30 क्लियर, +30 देखो वही आके आपका ये इसको बैलेंस कर दे रहा है, और अल्टीमेटली यहाँ जाके ये 0 हो जा रहा है, +30 प्लस -30 आया, ये 0 हो गया। क्लियर है भाई। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये शियर फोर्स जो यहाँ 63 था, समझना बहुत बढ़िया से इसको, यहाँ पर 63 था, वो रिड्यूस होके 37 हुआ, -37 किस रेट से रिड्यूस हुआ, तो आप बोलोगे सर 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से वो रिड्यूस हुआ। इससे हम उसी चीज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, एक तो मैंने बताया था वहां से कि 63 -20 x = 0, तो x = 63 डिवाइड बाई 20 दैट इज 3.15। ठीक है, हम चाहते हैं और दूसरा एंगल से देखना आपके लिए, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब भूल गए हो, कैसे निकालें, निकालो ना यार। 63 किलो न्यूटन का लोड था और किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से डिक्रीज हो रहा है, और वो डिक्रीज होते 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 x = समथिंग पे वो जाके 0 होगा, वो समथिंग क्या होगा, वो कैसे होगा, टोटल लोड कितना था 63, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये दे देगा क्या वो ये x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल अभी ये है, बट लेकिन जब एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, 63 जो है 20 किलोमीटर पर मीटर से रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने और 0 होके 0 रिड्यूस होने में कितना समय लगेगा, 3.15। ठीक है, तो ये भाई आपका निकल गया, ये है, आप जैसे निकाल लो जैसे आपको सहूलियत मिलता है, और ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये जब तक नहीं निकालोगे आप वो नहीं कैलकुलेट कर सकते नीचे का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ हो गया। ठीक है, अच्छा देखो अब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज डिस्कशन आएगा। अच्छा ये तो था आपका शियर फोर्स डायग्राम। अच्छा भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो जो भी है मेरे भाई, यहाँ पर तो MA और यहाँ पर हुआ MD, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो अगर मान लो आप सोचो कि नहीं सर यहाँ पर इतना लोड लग रहा है, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ये लोड है, बेंडिंग मोमेंट तो नहीं है ना। इस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लोड से ये पॉइंट का क्या होगा, जीरो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो आपका md तो आपका तो जीरो ही आने वाला है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर ma जो भी 63 लोड लगे या 1000 किलोमीटर का लोड है, क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट, मतलब जो भी जितना भी बड़ा संख्या हो उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करो, क्या कर देगा वो, जीरो कर देगा। तो भाई ये ma तो आपका हो जाएगा जीरो। क्लियर है। अब बात ये उठती है कि सर आप नेक्स्ट कैसे लिखे सर, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये डिपेंड करेगा भाई कि शियर फोर्स का एरिया में क्या वेरिएशन होते जा रहा है। कैसे सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया रिलेशन किसके बीच में, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के केस के लिए आपको मैंने बताया dv इज इक्वल टू होता है dm/dx, होता है जी, होता है। तो इसको जरा सा फिर से उसी तरीके से हम लोग कर देते हैं, dm इज इक्वल टू v dx, ठीक है भाई। इसको एक काम करते हैं, dm ये क्या डिफरेंशिएशन क्या हुआ, चीजों को छोटा छोटा टुकड़ों में बांटना। इसको फिर से मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, मोमेंट, हाँ मान लो ma से लेके, हाँ या जो भी नेक्स्ट, मान लो कि ये पॉइंट t मान लो mt तक, हाँ। और इसको मान लो, मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ ताकि ये वो मत हो जाना कंफ्यूज इससे, हाँ। ये बहुत सिंपल सा है, ये कहाँ से आया वो चीज़ आप बस आपको समझ में आ जाए। ये लेंथ मान लो जो भी है, हाँ, 0 to 0 बोल रहा हूँ, मान लो जो भी लेंथ है आपका 0 या मान लो x यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा भाई, mt माइनस ma इज इक्वल टू v इंटू x। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कि mt माइनस ma, आप फिर से इस पर के देखना तो ये आएगा जो एरिया ऑफ ये जो है ये है एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है आपको, देख लेना ये करके, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके के एक्सप्रेशन है, ये कहाँ से आया, तो इससे क्या समझ में, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। तो अगर देखो अब क्या है, एम, देखो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ ऐसे, एम ए, हालांकि ये शॉर्टकट्स हम लोग लास्ट लेक्चर्स में भी यूज किए थे, ठीक है। एम ए प्लस एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया, एम टी। देखो सेम तरह का, अब ये एक सूत्र आपको पता चल गया ना। अब कभी भी किसी भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये सूत्र है। ये सूत्र क्या है, देखो कैसे कैसे चलता है कहानी। एम ए, अच्छा एक मिनट, जो भी होगा शियर फोर्स जहां पे जीरो हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप वहां पे जीरो होगा। क्लियर है, ये भी बताने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, हाँ। dm/dx इज इक्वल टू v, ये रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर v इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा का मतलब जो भी होगा आपका, ये तभी तो स्लोप जीरो होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करूं, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर लोडिंग है ना, ट्रायंगुलर लोडिंग है तो यहाँ पर पैराबोलिक होगा। क्या करूं, आप ही बताओ, इसको मैं ऐसे जाके मिला दूं ऐसे, या मैं इसको ऐसे जाके मिलाऊं वो लाइन को, क्या करूं। तो ये भी इसी से बताएगा, ये इक्वेशन, हाँ, dm/dx इक्वल टू v। जरा देखो ए पॉइंट पे क्या v जीरो है, क्या नहीं है ना। तो यहाँ पर भैया ये 63 है, dm बाई ये 63 है ए पॉइंट पे, एट ए,
ठीक है, मतलब जो भी है जीरो तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो आपका होगा नहीं नीचे वाला, ठीक है, तो जो होगा ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, ये रहा मेरा ये वाला। ठीक है, अब बात बोलोगे कि सर यहाँ तो चलो ठीक है, इतना आप कर लिया, अब ये पॉइंट को आप कैसे लिखोगे? तो देखो ये सूत्र, हाँ ये क्या क्या सूत्र क्या बता रहा है, जहां पर भी देखो स्पीड कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ जो भी मोमेंट आया इसको ऐड कर, ये मोमेंट को ऐड करना इस सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया हुआ, एरिया ऑफ शेयर फॉर डायग्राम, यहाँ से इसको ऐड करना। और जाहिर सी बात है फर्स्ट सेक्शन में जो फर्स्ट सेक्शन का कर रहे हो तो यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जीरो ही होगा। मतलब फर्स्ट सेक्शन के लिए आपको ये सीधे क्या करो, इसका जो एरिया होगा उस एरिया को यहाँ डाल, इस एरिया का जो वैल्यू होगा वही ये होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया यहाँ मैं जो बता रहा था, ये एरिया का जो एरिया का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू ये होगा। ठीक है, एरिया जरा कैलकुलेट करो भाई, वो कितना आ जाएगा? त्रिभुज का एरिया क्या होता है? आधा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, लंब बटा आधार आधा। ठीक है, तो वो हो गया हाफ इंटू 63 इंटू आधार कितना है 3.15, ये हो गया 3.15। ये जरा कैलकुलेट करो भाई कितना आया? हाँ 63 इंटू 3.15 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड 2। लो भाई ये आ गया आपका वैल्यू, जो भी आया ये आया 99.225। तो ये रहा आपका वैल्यू, क्लियर? हाँ, तो ये आया 99.225 किलो न्यूटन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई? ये तो निकल गया, चलो भाई यहाँ पर निकल गया। अब ये आपको पता है 99, मैं लिख देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, आगे का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू मैंने क्या बताया था कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ का जो वैल्यू है ये वैल्यू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आपको नेक्स्ट पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालो? फटाक से इसका वैल्यू लिख लो, कितना हुआ 99.225। ठीक है, प्लस इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स का एरिया कितना हुआ, ये एरिया, उसमें ऐड करो, आपका नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान देना ये प्लस माइनस आपको ध्यान देना है, कौन सी है? ये माइनस है भाई, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका क्या है? हाँ जरा ये कैलकुलेट करो, क्योंकि ये ट्रायंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है ना, तो ये आपको पता है -37, ये तो पता नहीं है ना, लेकिन पता कैसे नहीं है, ये 5 मीटर है, 5 मीटर में 3.5 आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 माइनस 3.15, ये बचा आपका 1.85। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस आपका हो गया 1.85 मीटर। ठीक है, तो एरिया आपका क्या हो गया जरा देखो, हाफ इंटू 1.85 इंटू -37 या 37, कितना हो गया ये? हाँ 1.85 इंटू 37 तो इतना डिवाइडेड 2, इतना अच्छा 99.225 माइनस आंसर 65। ओके भाई, आपका आया ये हो जाएगा, ये वैल्यू जो आएगा ये आएगा 65 किलो न्यूटन मीटर, जो भी है किलो न्यूटन मीटर है यार, ये ध्यान देना, यूनिट गलत मत कर देना। हाँ, एक तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है। कितना आया था? 65 ना, तो जरा देखो ये जीरो, ये करीब यहाँ पे आया 65। अब क्या करूं, डायरेक्ट ऐसे मिला दूं? भूल के ही मत मिलाना ऐसे डायरेक्ट। ये क्या है? ट्रायंगुलर लोडिंग, पैराबोलिक वेरिएशन होगा मतलब, और सेम जो ये जो यूडीएल सेम लोड है, तो मतलब जो ग्राफ होगा यहाँ वो सेम ग्राफ होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर
ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो गया, जीरो स्लोप हुआ। और सेम फिर स्लोप फिर इंक्रीज करते 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 जो भी है ये आके आपका ये हुआ, ये पहुंच गया 65 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट मैं क्या निकालूं, नेक्स्ट जो यहाँ पॉइंट होगा ये कैसे निकालूं मैं, ये ऐसे निकाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पर जो भी हमको तो इतना पता है ना भाई कि ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर तो मेरा ट्रायंगुलर ही आएगा, इतना पता है। वो वैल्यू कितना हमको पता है, ट्रायंगुलर आएगा। हमको केवल ये पता चल जाए कि यहाँ पर ये वैल्यू जो भी आ जाए तो यहाँ और उस पॉइंट को हम डायरेक्टली मिला देंगे, ट्रायंगल बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो कैसे कितना क्या लिखूँ मैं, +65 में माइनस कर देना है ये, मतलब क्या कैसे करना है, ये 67 प्लस इसके बीच में जो शियर फोर्स का एरिया है इसको ऐड कर दो तो आपको जो भी यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो वो 65 माइनस ये हुआ -37 और ये हुआ 5, मतलब 37 गुना 5, तो 37 गुना 5। ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो 37 गुना 5 कितना होता है भाई, 37 गुना 5 ये हुआ 185 में, अच्छा 65 माइनस आंसर ये हुआ 120, मतलब -120। ठीक है, -120 क्या, हाँ ये हुआ -120। यहाँ पर देखो ये जीरो लाइन है ना, तो -120 करीब यहाँ पर होगा जो भी होगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर कैसे को क्या मतलब यहाँ पर क्या सेकंड डिग्री पैराबोला होगा कि फर्स्ट डिग्री पैराबोला होगा, भैया यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं है, ये रेक्टेंगुलर यहाँ पे है, रेक्टेंगुलर का क्या होता है यहाँ ट्रायंगुलर हो जाएगा, तो कोई ये नहीं, डायरेक्ट यहाँ से पकड़ो, स्केल लो, मिलाओ। है कितना हो गया, -120। ठीक है, हालांकि इतना करने से आपको बचना था, डायरेक्टली आप इधर से जाते राइट साइड से। हाँ, अब यहाँ से क्या कर देते, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट आप बाएं से जाओ चाहे आप दाएं से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट के केस में जो साइन कन्वेंशन है वो नॉर्मल है, नीचे से ऊपर प्लस, ऊपर से नीचे माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा मोमेंट इसके अबाउट। हाँ, ऊपर से नीचे लग रहा है माइनस, 30 गुना 4 कितना हो गया, 4 × 12 120। ठीक है, तो 120 मतलब यहाँ पे जीरो है ही, जीरो से लेके यहाँ पर ये ऐसे भी करो, ये ऐसे जो कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको ऐसा होगा, जब जरूरत पड़ेगा ना कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इधर से जाना, तो वैसे केस में फिर अचानक से आपको गियर चेंज करना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये रहा भाई। हाँ, ये लग रहा है कर्व टाइप से, लेकिन कर्व नहीं है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्वेचर है, ये मतलब सेकंड डिग्री पैराबोला है, यहाँ से यहाँ ये सेकंड डिग्री पैराबोला है, और ये सीधे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, जिस तरीके से ये था ना, हाँ, यहाँ पर आप ये जो इक्वेशन आपको यहाँ मिला था कि यहाँ का बेंडिंग मोमेंट, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है, तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट प्लस इसके बीच का जो शियर फोर्स का एरिया को जोड़ेंगे और सीधे ये निकाल लेंगे। अब यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट में, तो ये पॉइंट प्लस इसके बीच का जो शियर फोर्स का एरिया आया उससे ये निकाले। अब यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट प्लस इस बीच का जो शियर फोर्स एरिया है वो जोड़े उसमें और ये मिला। क्लियर, ये हुआ, ये तो केस। सेम चीज यहाँ भी कर सकते हो आप, ए पॉइंट का मतलब जैसे यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर का लोडिंग प्लस इस बीच में जो यहाँ का लोडिंग, ये पॉइंट प्लस यहाँ का ये पॉइंट प्लस इसके बीच में जो भी लोडिंग कंडीशन होगा, लोडिंग वो लोड अरिथमेटिक लोड, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। फिर ऐसे ऐसे सेम चीज आप कर रहे हो ना, अब देखो सेम चीज आप कर रहे हो, इक्वेशन में बैठा के देख लेना, वैसे कर रहे हो। ठीक है, अब रही बात, ये तो क्लियर हो गया ना। अब ये रहा इलास्टिक कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो एक मिनट। हाँ, जो मैं क्वेश्चन का बात कर रहा था, मैं बैक टू बैक वो क्वेश्चन भी थोड़ा लिख दूं
ताकि आप बाद में ये क्वेश्चंस आपको बाय द वे ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना उसमें सारा डिटेल्स ये में मिल जाएगा। अभी थोड़ा टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये टाइप हो जाएगा तो मैं दिखा भी पाऊंगा आप लोग को वहां पर, ठीक है ना। तो जैसे ये आया है IES 2010 में, ये मैं फोटो बना दूं और ये आप लोग सॉल्व कर लेना, कल का इंतजार मत करना हाँ कि क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, हाँ आप लोग सॉल्व कर लेना। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। यहाँ पे लोड दे दिया है, ये D पॉइंट है, ये लोड दे दिया है 20 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का, ये है 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये है 2 मीटर, और यहाँ पर है आपका ये, और इसमें पे लोडिंग है आपका 17.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। हाँ हो गया सारा चीज। आप ये है आपका IES 2001, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप सॉल्व कर लेना। मैं हर पॉसिबल सिचुएशन से मैंने बता दिया आपको, आपके दिमाग को मैंने हर पॉसिबल रास्ते से घुमाया, है ना। अब उस चीज को आपको खुद चला के जाना है उसी रास्ते पे। पहले जो उस मेथड से अपने दिमाग को ले जाओ, फिर इस मेथड से अपने दिमाग को ले जाओ, फिर अभी मैं कुछ बनाने वाला हूँ, वो सब सारा चीज आप इसमें फाइंड आउट करो, ठीक है। तो वो क्या है ना, एक रिदम आपका दिमाग में एक रिदम बैठ जाएगा किस तरीके से होता है, और वो जितना बार आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन अ बीम, ये आएगा अभी, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सो द सेम फॉर द बीम गिवन बिलो, ठीक है। ये हालांकि यहाँ मार्क्स नहीं लिखा है, ये कम मार्क्स का रहा होगा, क्योंकि ये फिर भी इतना भी करने के लिए आपको तो ये सब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, अगर इस पर डिपेंड करेगा मार्क्स पे, इसमें मार्क्स इस पे मेरे पास नहीं लिखा है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में ना चेक कर लीजिएगा यार, चेक करके इसमें डालिएगा, उस हिसाब से बच्चों को पता चलेगा कि हमको कौन सा अप्रोच लेना। अगर मान लो कि यही अगर 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको ये सब सारा चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके फिर आपको इलास्टिक कर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। अगर मान लो कि ये 5 नंबर का, जैसे IAS में आता है इनिशियल क्वेश्चन तो 2 नंबर का, 2 नंबर का, तो वैसे केस में क्या होगा कि वैसे केस में आप डायरेक्टली इसको एक बार तो ये आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। जब तक आपके पास बेंडिंग मोमेंट नहीं रहेगा आप ये इलास्टिक कर्व ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जब इलास्टिक कर्व ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो पता ही नहीं पाओगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट हो रहा है, ये नहीं बता पाओगे। तो ये तो ड्रॉ करना ही है, तो वो डिपेंड करेगा मार्क्स पे, तो ये आप लोग कैलकुलेट करना, और अभी ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और लिख दूँ, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये IAS 93 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, करीब करीब सेम है, बिल्कुल करीब करीब सेम है, मतलब अब सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थोड़ी ना होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यार। कहाँ के जो क्वेश्चन मुझे दिखाना था आपको, जो एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी दिखाया था आपको। ये भी मैं ये लिख बना देता हूँ, और थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग, बाकी कल आप लोग को मिल जाएगा ये क्वेश्चन बनाया हुआ, कल तक मैं क्यों वेट करूँ भाई। यहाँ पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, है ना। यहाँ पर जो भी है ये RA है, ये जो भी है ये RB है, और यहाँ से ये लेंथ दे रखा है 2L, यहाँ पे ये लेंथ दे रखा है L, मीटर में है,
इतना मीटर, इतना मीटर, ठीक है। और लोडिंग इंटेंसिटी जो दे रखी है यहाँ पे, ये है आपका यूडीएफ, और इसकी इंटेंसिटी दे रखी है क्यू किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएफ। ये लोडिंग सिचुएशन है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया है जस्ट अभी, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। और आपको सोचना है, आप बिल्कुल कैपेबल हो, सब कुछ आपको पता है, अब आपको सोचना है कि इसको आपको बनाना है। IAS 2019 का क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। फॉर द सिंगल ओवरहैंगिंग बीम एज ऑन इन फिगर, ये ठीक है, ड्रॉ द शियरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कोई दिक्कत है क्या? अंतर बस ये है कि अभी के केस में क्या है, जो हम लोग बना रहे हैं वो यहाँ तक दे रखा है, और इसमें क्या हुआ, इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है, ओके। डायग्राम। अब नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L एक कंडीशन दे रखा है, इफ Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, ये कंडीशन दे रखा है, इसको कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करना है, ठीक है। P, हाँ, मतलब इस कंडीशन के लिए आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स लोकेशन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे यहाँ है, तो उसी तरीके से यहाँ भी कहीं आएगा, आप तो विजुअली कर सकते हो, हाँ, मैं यहाँ कोई हेल्प नहीं करूँगा। ऑल्सो लोकेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, यहाँ भी अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं, ये फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग जो एक्सक्यूज मारेंगे कि नहीं सर ने क्वेश्चन नहीं दिया, हाँ, तो मैं पढ़ देता हूँ। ये है, ये सिचुएशन दे रखा है, मैं पढ़ देता हूँ। फॉर द सिंगल ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन फिगर 2A, ड्रॉ द शियरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इफ Q into 2L is equal to 3P, sorry भाई, equal to 3P. Also find the maximum bending moment and its location. Also locate the point of contraflexure. IAS में दो मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है भाई। देखो कितना आप लोग तो विजुअली बना रहे हो, और ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं 20 नंबर पे, उठा लो, बटोर लो, ठीक है। चलो ये मैं रखने दूँ, रहने दो, इसका काम कोई है भी नहीं, रहने दो। एक हम लोग ये है, इसको समराइज करते हैं उसके बाद, ठीक है। ये आप लोग जो भी है पॉज करके लिख लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जरूरत पड़ेगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अब रिवाइज भी हो जाएगा, और जो मैंने पहले पढ़ाया था थोड़ा सा मैं उसको लाना चाहता हूँ यहाँ पर। मैंने एक साइन कन्वेंशन बताया था, हाँ, बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन, हाँ, ऐसे किया था मैंने, मुझे एक ही चीज याद है यार, मैंने खुद टाइप कर किया है आपका मटेरियल, यहाँ पर मैंने किया था ऐसे, हाँ, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ध्यान से देखना, यहाँ पर किया था मैंने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये किया था। और फिर मैंने सिचुएशन लिखा था जो भी बनाया था, फिर मैंने एक डिफाइन किया था यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब समझाया था आपको, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब समझाया था आपको, ठीक है। आपने याद नहीं किया, जिन्होंने याद किया होगा आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जो सेक्शन बीम लिया था, ये मान लो AB सेक्शन, इस तरीके से AB, इस तरीके का बीम लेके बताया था मैंने, सेक्शन लेके, और ये था आपका AB। फिर मैंने बोला था कि जो पॉजिटिव बेंडिंग में मोमेंट जो होगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ट्राइज टू मेक योर कर्वेचर, मतलब बीम, मतलब कनकेव अप, उसको इस तरीके से कोशिश करेगा वो कि उस बीम को मोड़ के वो कुछ इस तरीके का बना दे, ठीक है। और इसको मैंने बोला था कॉनकेव अप विच इज पॉजिटिव, ठीक है। और इसको ही मैंने बोला था सैगिंग इफेक्ट, ठीक है। लेकिन क्लियर है ना, ये सब चीज याद है ना, फिर से देख लेना जो जिसको दिक्कत हो रही है। साइन कन्वेंशन जब बताया था मैंने, जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वो
कॉन्केव अप इफेक्ट लाएगा या सैगिंग इफेक्ट लाएगा आपका बीम में। मतलब आपका जो शेप होगा बीम का कुछ इस तरीके से होगा। और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया था वो बीम में आपको कॉन्केव डाउन इफेक्ट लाएगा, जिसको कॉन्केव डाउन विच इज टेकन एज नेगेटिव, और जिसको कि मैंने बोला था क्या, हॉगिंग इफेक्ट। ये सब टर्म भी ध्यान रखना है यार, कभी कभी पता चला कि एग्जामिनेशन में आ गया सैगिंग और हॉगिंग, ही आपको समझ में नहीं आ रहा है और सिर्फ उसी को लिखाने के लिए आपसे पूछ लिया क्वेश्चन। हॉगिंग इफेक्ट या हॉगिंग इफेक्ट में हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इफेक्ट, ठीक है, जो भी करो, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट या सैगिंग इफेक्ट या हॉगिंग इफेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं इफेक्ट, ठीक है। अब सेम चीज से वहां निकलेगा। अब सिर्फ देखो कि यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट क्या है भाई, ये जीरो लाइन है, तो ये तो भाई जो भी है पॉजिटिव, और यहाँ पर ये साइन चेंज हो रहा है, ये हुआ नेगेटिव है, ठीक है। मतलब जो भी आपका इलास्टिक कर्व होगा, ध्यान से समझना, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा है आपका मतलब इलास्टिक कर्व का मतलब कुछ नहीं है। इलास्टिक कर्व वो डिफ्लेक्शन ऑफ योर बीम, मतलब किस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, उसका शेप क्या होगा, वही होता है इलास्टिक कर्व। क्लियर। अब वो उसका शेप क्या होगा, पॉजिटिव बेंडिंग में मोमेंट तो मैंने बताया था कि वो कॉन्केव इफेक्ट बनाएगा, सैगिंग इफेक्ट। जैसे वो नेगेटिव हो गया, यहां से ये होना चाहिए कि वो नेगेटिव इफेक्ट ले आएगा, मतलब अप टू यहां तक तो ये कॉन्केव अप होना चाहिए आपका बीम, और यहाँ के बाद अचानक से नेगेटिव आया, यहाँ पे ये कॉन्केव डाउन होना चाहिए आपका बीम। मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका कॉन्केव डाउन होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्केव अप होगा। जहाँ पर जो पॉइंट पे वो इलास्टिक कर्व अपना शेप चेंज करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या आप बोले कि कॉन्केव अप टू कॉन्केव डाउन जो होगा, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्लियर। अब देख लो कौन सा कलर यूज करें भाई। ओके, तो हाँ देखो, यहाँ पर तो कॉन्केव अप होगा ना मेरा इलास्टिक कर्व, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट है, और यहाँ तक कॉन्केव होगा। अरे यार इतना ज़्यादा नहीं करो, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल आपका, और ये सब पता ही नहीं चलेगा ये सब। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए इतना बड़ा कर दिए, ठीक है। ये कॉन्केव अप हुआ, यहां से आपका कॉन्केव डाउन होना शुरू हो जाएगा, डाउन। देखो लोडिंग यहाँ है, तो यहाँ पर तो आपका कुछ इस तरीके का होगा, यहां से ऐसा होगा। क्लियर है जी। यहां से देखो पूरा कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप। और ये पॉइंट वेयर इलास्टिक कर्व चेंजेस इट्स शेप फ्रॉम हॉगिंग, मतलब और सैगिंग टू हॉगिंग, और पॉजिटिव से नेगेटिव जहां चेंज करेगा वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इसी को बोला जाता है कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये तो बाकी ये डिटेल मैंने निकाल लिया है सारे क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस को मैंने डाला है। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कन्वेंशनल का, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से डेडिकेटेड मेरा एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जितना भी होगा, हाँ मोर देन 60-70 जो होगा हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, खत्म। फिर दोबारा आप ये शिकायत नहीं कर सकते हो कि नहीं सर टाइम नहीं मिला। आपको क्या करना है, आपको तो हेडफोन लगा के देखना है, बस देखो
अपने यूएसबी को मेरे में आपके ये में डालो, दिमाग रूपी ये को, और देखते जाओ, समझते जाओ। एक बार देख लिए, कहानी खत्म। दोबारा एक बार अपना मटेरियल लो, एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर दोबारा कभी खोल के देखना मत। इस लेवल का तैयारी करो, ठीक है। आपको अब कोई एक्सक्यूज आपके पास बचता नहीं है मेरे दोस्त। सारा मटेरियल मैं बना के दे रहा हूँ, सुंदर मटेरियल, एक एक चीज। आपको दोबारा वो कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं है कि बैठ के आप मटेरियल बना रहे हो। नंबर 1, वो एफर्ट मेरा आपका खत्म हो गया। दूसरा, कोई भी क्वेश्चंस आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये भी देख लूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लूँ, यहाँ से ये कर लूँ। सारा क्वेश्चंस आपका यहाँ डला हुआ है, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, जो मैंने ये किया मैं कल भी दिखाऊंगा। देखो ना, मैं दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन। एक्चुअली कल मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा था। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ये IFS 2018 का क्वेश्चन, ये तो आप लोगों ने विजुअली सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन कैंटिलीवर का बीम एक तरफ 0 से लेकर बढ़ता हुआ गया, 2018 में आया IFS में, है ना, 15 मार्क्स का। तो ये सब क्वेश्चन तो आपने सबने सॉल्व किया। ये उसके जस्ट नीचे देखो IAS 2019 का क्वेश्चन, है ना। ये बस कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। जो कैंटिलीवर बीम है, बस क्या है, UDL के जगह पे 1-2 जगह पे पॉइंट लोड लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है भाई, पॉइंट जो लोड होता है उसका इफेक्ट मैंने शुरुआती में ही आपको बता दिया कि क्या होता है, डायरेक्टली वो ऐड होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली ये दे रखा है, शेयर फोर्स डायग्राम, और बोला है कि भैया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये ना, सिंपल है। तो ये कल सारा ये सब क्वेश्चंस मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आज के जो PDF में मैंने वो इंक्लूड कर दिया है, जो आपको फर्स्ट लेक्चर। अच्छा, उसके पहले जरा एक चीज़ और हम थोड़ा डिस्कस कर ले आप लोगों से, कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत सारा जैसे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है आपके लिए नया है, ठीक है। हर मेथड आपको पता है, मैंने बहुत सारा मेथड बताया। हर एक सेक्शन ले लेके आपको देखो, सेक्शन वाला को भी मैंने विजुअली सॉल्व कराया, ठीक है। लेकिन आपको शुरुआत आप भी हो जाओगे इस लेवल के, आप इससे भी अच्छे लेवल के बन जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। पहले लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, वैसे वो आपका अध्ययन है मेरे भाई। सीधे जंप मत कर जाना इसमें कि नहीं भाई मेरा समय बचेगा, मैं तो ये शॉर्टकट यूज़ करूँगा। ये शॉर्टकट फिर आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। फिर आप कहीं पे गलत जगह पे आप शॉर्टकट लगा बैठोगे, ठीक है। तो पहले आपको अध्ययन कंप्लीट करना है। अध्ययन क्या है, वो सेक्शन ले लेके उस तरीके का बनाना। फिर जब अध्ययन आपका कंप्लीट होगा, और जब आप मनन, अध्ययन के बाद होता है मनन लेवल पे पहुंचोगे, तब आप बोलो कि बॉस हम ये तो कर सकते हैं। अभी तो ये फार्मूला मैंने बताया, वो फार्मूला छोड़ दो, वो जो फार्मूला मैंने लिखा है वो चीज़ आपको दिखाई देना चाहिए कि भाई ये क्यों जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, वो दिखाई देना चाहिए। फार्मूला से नहीं, आपके दिमाग के, आपके अध्ययन करने के तरीके से वो चीज़ आपको दिखाई देना चाहिए। वो हो गया मनन का पार्ट। फिर बोला कि साहब आपने तो ये भी बोल दिया कि भाई कभी आप राइट से जाओ, कभी आप लेफ्ट से जाओ। भाई ये फायदा तब आएगा ना जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कल आएगा क्वेश्चन, जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग्स आपको दिखेगा, उस समय आपकी मजबूरी हो जाएगी कि भाई यहाँ तक तो हमको लेफ्ट से ही लेना है, फिर आगे चल के हमको राइट से ही लेना है। तो वो सब दिमाग जब आएगा, वो कोई फार्मूला से नहीं आएगा, या फिर कोई मैं वो जन्म घुट्टी पिला दूं कि भाई यही एक तरीका होगा, या कोई बता नहीं ऐसा ही करना, वो नहीं। वो आपके विवेक, आपके चित्त पे निर्भर करेगा। उस एग्जामिनेशन हॉल में या कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आप नौकरी करने जाओगे, इंडस्ट्री में रहोगे, तब उस समय आपका विवेक पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। मतलब कि वो एक चिंतन का लेवल पे आप पहुंच जाओगे। ध्यान रहे कि अध्ययन मनन चिंतन, ये होता है अध्ययन का मतलब लर्निंग का तरीका। अध्ययन मनन, उसके बाद चिंतन। पता चला आपने ना तो अध्ययन किया है ना मनन किया है, आप इंडस्ट्री में जाके सीधे चिंतन करने लगे। ऐसे ऐसे विचारक बहुत मिलते हैं, मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किए, जो जिनको आएगा जाएगा कुछ नहीं, बता सब कुछ देंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस कैटेगरी में मत पढ़ना। अभी जो आपका ड्यूटी है वो पूरा करना, एक एक चीज़ अध्ययन पर समय दो। चिंतन और मनन के लिए बहुत समय आएगा मेरे भाई,
ठीक है ना। अब क्या करें, हो गया, बहुत भाषण हो गया। हाँ, एक चीज़, जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको फर्स्ट मॉड्यूल लेक्चर वन में, इस मॉड्यूल के लेक्चर वन में लास्ट मैंने ये एग्जांपल मैंने दे दिया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं ऐसा नहीं कि यूं ही दे दिया। ये क्वेश्चन मैंने दिया था ना ये, और बोला था आपको कि भाई ये आप लोग सॉल्व कर लेना। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और जब ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे उस समय देखेंगे, उस समय तो वो विजुअली सॉल्व कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उतना सा लंबा। लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सीखने का कि आप एक एक सेक्शन लो, फिर कैसे ये करते हो, हाँ कैसे फाइंड आउट करते हो। विजुअली तो मैं यूँ ही कर दूंगा इसको, वैल्यू जो आपको गेट में निकालना है वो तो आप ऐसे टिक करके आ जाओगे, लेकिन इसको आपको करके देखना है विजुअली। और आपको क्रॉस चेक करने के लिए मैं इसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। अब इसमें जैसा कि क्या सीखने के लिए आपको मिलेगा, आपको इसमें क्या होगा, अचानक से आपको लेना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, मान लो ऐसे, ठीक है। आपको समझ ही में नहीं आएगा, भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कैसे करें कैसे करें। लेकिन मैंने आपको और एक तरीका बताया था कि भाई कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन बनाओ, क्या करो, ये लोडिंग है ना, इसको एक काम करो, यहाँ तक इसको मिला दो ऐसे। पता चला कि ये क्या हो गया, ये एक तरह से वो हो गया आपका, आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जितना आप नीचे से लगाए हो उतना ही आप करो इस तरीके से। अब जितना इधर लगाए थे, इधर जीरो से करते करते मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचे थे, फिर इधर से उल्टा डायरेक्शन में आप जीरो से लेके मैक्सिमम इंटेंसिटी पर पहुंच जाओ। तो अब क्या हो गया, देखो सेम लोडिंग, आपका लोडिंग बन गया ये, और यहाँ से ये नीचे से लग रहा है। अब ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं पर सेक्शन लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं पे सेक्शन लो कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं से सेक्शन चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप करके देखो, एक ही चीज़ को दो तरीके से तीन तरीके से कर देखो, ताकि इसका डिटेल सोल्यूशन आपके PDF में दे रखा है, ठीक है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा लंबा जाता है, इस तरह का कैलकुलेशन जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन करते जाओगे ना तो बिना देखे हुए करना, बहुत बार गलती होंगी, फिर देखो आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ गलत हुआ, तो वो जाके मैच करो उससे, ठीक है। तो ये सबको आपको कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक आपने क्या किया कि सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है SFD VMD के, अब तक सारे कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आने वाले समय में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी का, इस मॉड्यूल 6 का, इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चंस आया है बिल्कुल उल्टा पलटा उटपटांग तरीके का, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।